बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है जी, ये डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इसके अलावा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे फिर 1 बाय 1 वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ट्रांजेक्शन 2 जी, पॉइंट नंबर 2, मोटर व्हीकल लाइसेंस फी फॉर डिलीवरी व्हीकल। जनाब, प्रोडक्ट नॉन प्रोडक्ट, जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं है, जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं फिर वो नॉन प्रोडक्शन है। अच्छा जी, तो दैट इज़ दी नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट। और आपको पता है नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट तो होती ही इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 3, कैरेज ऑन परचेज ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल। बेसिक रॉ मटेरियल के ऊपर हमने कैरेज पे किया है जी। तो रॉ मटेरियल ने कहाँ पे यूज़ होना है? प्रोडक्शन में। तो रॉ मटेरियल को ख़रीदने का जो खर्चा होगा वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करेंगे जी, ठीक है। सो दैट्स अ प्रोडक्ट कॉस्ट। और रॉ मटेरियल कौन है जी? डायरेक्ट मटेरियल है। तो डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर जो हम कैरेज पे करेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी, ठीक है। और डायरेक्ट मटेरियल है तो ऑब्वियस बात है फिर ये डायरेक्ट कॉस्ट होगी। क्लियर हो गया? साथ साथ चेक करते रहे, साथ साथ चेंज करते रहे अगर कोई गलती आपको लग रही है तो। अच्छा जी, नेक्स्ट जी, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट। फैक्ट्री प्लांट, तो फैक्ट्री प्लांट है जी, ऑब्वियस बात है प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्योंकि अब है डेप्रिसिएशन है तो वो ना वो डायरेक्ट लेबर भी नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल भी नहीं है, तो एफ है जी। और एफ होता ही इनडायरेक्ट है। कमीशन पे टू सेल रिप्रेजेंटेटिव, सो दैट्स अ नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट। और नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट होती ही इनडायरेक्ट, आईडीसी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। सैलरी, हाँ हाँ हाँ, ये एक्सपेंस नहीं है। आप लोगों ने इन्वेंट्री में पढ़ा होगा या नॉन करंट एसेट में पढ़ा होगा। जब नॉन करंट एसेट को हम खरीदते हैं वो उसकी परचेज प्राइस होती है, वो कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं होता। उस कॉस्ट ऑफ एसेट में प्लांट को या नॉन करंट एसेट को खरीदने से लेके जब तक वो इंस्टॉल नहीं हो जाता, बल्कि जब तक उसका टेस्ट ट्रायल नहीं हो जाता, टेस्ट रन तक के सारे खर्चे वो हम कॉस्ट ऑफ एन एसेट में ऐड करते हैं। और उसमें डिलीवरी चार्जेस, इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ठीक है, वो सब कुछ उसमें हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये वो वाली बात है। तो जब रॉ मटेरियल खरीदेंगे सो दैट्स अ परचेज प्राइस, वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल नहीं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या है? उस रॉ मटेरियल को खरीदने से लेकर गोडाउन तक लाने तक के जितने भी खर्चे होंगे वो सब ऐड होते हैं और सब कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। तो ये कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है जी। तो इसको कैपिटलाइज करेंगे, कॉस्ट का, एसेट का पार्ट बनाएंगे जी। छठे पे आ जाएंगे, सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस डायरेक्टर, तो नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट है जी, आईडीसी आ जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर केक मशीन, मशीन फैक्ट्री में जी, मशीन फैक्ट्री में जी, तो दैट्स अ प्रोडक्ट कॉस्ट। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कहाँ जाएगा? एफ में जाएगा, जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है। समझ आ रही है मेरी बच्चों? ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर जी, डिस्काउंट दिया जा रहा है जी, तो दैट्स अ नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट, नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट। और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। भैया आपने सॉल्व किया? ये नन्हे मुन्ने से ये तो किसी खाते में नहीं है। तो अगर आप इनको लिफ्ट नहीं कराओगे तो जो मेन मेन चीज़ें आएंगी उनको कैसे लिफ्ट कराओगे? अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे। कोशिश करना है काम नहीं पेंडिंग छोड़ना, वरना मैं सिर्फ डिस्कशन नहीं कर पाओगे, वरना फिर ऐसे लग रहा होगा मैं अकेला क्लास में चल रहा हूँ, ठीक है जी। हाँ, वेजेस ऑफ सिक्योरिटी गार्ड फॉर फैक्ट्री जी, जी पहले ये बताओ प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन, पहले ये बताओ प्रोडक्शन कैसे पता चला जी? क्योंकि वेजेस पे करें फैक्ट्री से, सो दैट्स अ प्रोडक्शन कॉस्ट। ये प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। अब क्योंकि वेजेस है ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, तो सिक्योरिटी गार्ड इंसान है, तो अगर इंसान है तो ये इनडायरेक्ट लेबर होगा, तो इनडायरेक्ट लेबर यानी कि एफ में जाएगा जी। और एफ इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। हॉलीडे पे ऑफ मशीन ऑपरेटिव, मशीन ऑपरेटिव को हॉलीडे पे किया, दैट्स अ
जी प्रोडक्ट नॉन प्रोडक्ट, भाई मशीनें कहाँ पर होती है? फैक्ट्री में, और फैक्ट्री का ताल्लुक प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है। और मशीन ऑपरेटिव है, इंसान है, तो इनडायरेक्ट लेबर है, तो इनडायरेक्ट लेबर एफओएच में जाएगा, सो दैट्स अ इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड इन रॉ मटेरियल वेयर हाउस, जी रॉ मटेरियल का वेयर हाउस है जी प्रोडक्शन के लिए, तो प्रोडक्शन कॉस्ट है। सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड इंसान है, पर ये डायरेक्ट इंसान नहीं है, ये इनडायरेक्ट लेबर है, सो इनडायरेक्ट लेबर कहाँ पे जाएगा? एफओएच में जाएगा, सो दैट्स अ इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओ हाँ ठीक है, वो मैंने जल्दबाजी में मैंने गौर नहीं किया। हॉलीडे पे ऑफ मशीन ऑपरेटिव, मशीन ऑपरेटिव, ठीक है जी। अब रुके रुके, चेंज नहीं करना, चेंज नहीं करना, जब तक मैं नहीं चेंज करूँगा आप लोग खुद से चेंज नहीं करना, ठीक है। हाँ, हॉलीडे पे ऑफ मशीन ऑपरेटिव है। देखें, डायरेक्ट लेबर वो बनेगी जो प्रोडक्ट के ऊपर काम करेगी और उस काम करने पर खर्चा आ रहा होगा। मैंने शर्ट बनाई और मैंने शर्ट बनाने के पैसे लिए, ये डायरेक्ट लेबर की वेजेस एक्सपेंस आ गया, ये डायरेक्ट लेबर होगी, ये इनके डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। मैं मशीन ऑपरेटिव हूँ, मैं कपड़े सीता हूँ, पर मैंने कपड़े सीने के पैसे नहीं लिए, मैंने छुट्टी करने के पैसे लिए। अब ये छुट्टी करने के जो पैसे मुझे मिले हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा है, पर खर्चा शर्ट के खाते में नहीं आएगा। शर्ट का भाई तुमने तो मुझे बनाया ही नहीं है, तुमने तो मुझे हाथ ही नहीं लगाया। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब तुमने तो छुट्टी के पैसे लिए हैं, तो इसे मेरा मतलब तुमने छुट्टी के पैसे लिए, तो ये वाले पैसे मेरे खाते में क्यों डाल रहे हो? बात समझ आ रही है? तो इसलिए मशीन ऑपरेटिव ऑल्दो डायरेक्ट लेबर है, ऑल्दो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, मशीन ऑपरेटिव ऑल्दो डायरेक्ट लेबर है, लेकिन इसने काम करने के पैसे नहीं लिए। काम करने के पैसे लेता तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस आती, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ऐड करता, क्योंकि इसने छुट्टी करके पैसे लिए। तो इसकी शर्ट कहेगी यार तुमने तो मुझे बनाया ही नहीं है, अगर तुम बनाते फिर पैसे लेते, फिर हम डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ऐड कर देते। तो इस वजह से बेशक डायरेक्ट लेबर है, लेकिन इसने छुट्टी करने के पैसे लिए, काम करने के पैसे नहीं लिए। यहाँ पे लिख लें, छुट्टी करने के पैसे लिए हैं, इसलिए हमने इसको एफएच बनाया जी। छुट्टी करने के पैसे लिए हैं, काम के नहीं, इसलिए ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस जी। फिर तो पक्की बात है ना, अगर फिक्स सही डायरेक्ट, फिर तो है ही इनडायरेक्ट है ना, फिर तो है ही इनडायरेक्ट है, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्ट होता है वो काम करने के पैसे लेता है या घंटों के हिसाब से पैसे लेता है, वो फिक्स पर नहीं होता। नॉर्मली ट्रेडिशन ये है, ठीक है जी। चलें जी आगे, इसमें कोई मसला है जी? ओके, ऑल्दो ये डायरेक्ट था, लेकिन इसे जो काम किया वो डायरेक्ट नहीं था, उसका ताल्लुक प्रोडक्ट से नहीं था। 11 वाला, 11 वाला हो गया, 12 वाला जी, 12 वाला फी टू एडवर्टाइजिंग एजेंसी, नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट, नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट IDC, रेंट ऑफ वेयर हाउस टू स्टोर रॉ मटेरियल जी। स्टोर रॉ मटेरियल स्टोर है, ये फैक्ट्री के अंदर ही होगा जी, अज्यूम करेंगे फैक्ट्री के अंदर, ये बार बार नहीं है, ठीक है जी। और प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, सो प्रोडक्शन कॉस्ट है जी, और रेंट है, सो दैट्स अ FOH जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है। रॉयल्टी पेएबल ऑन प्रोडक्शन ऑफ केक जी, जी बोले बोले, प्रोडक्शन कॉस्ट है और ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, बहुत अच्छे, दैट इज द डायरेक्ट कॉस्ट है ये। बस समझ लग रही है? वेजेस ऑफ स्टोर कीपर इन अ मटीरियल स्टोर, मटीरियल स्टोर में मटीरियल का स्टोर है तो प्रोडक्शन कॉस्ट है। वेजेस है स्टोर कीपर की तो इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर कहाँ जाता है? एफओएच में जाता है, और वो हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि प्रोडक्शन कॉस्ट है और स्टोर कीपर की जो वेजेस है वो हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर एफओएच में जाता है और वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इस तरह प्रॉपर लिख सकते हैं ताकि पता चल जाए ये इनडायरेक्ट लेबर की वजह से एफओएच में गया। ऐसे भी लिख सकते हो फर्दर अपनी तसल्ली के लिए, ठीक है जी।
अच्छा जी, प्रोडक्शन प्रमोशन ऑन 14 अगस्त जी, 14 अगस्त को हमने प्रमोशन लगाई जी, सेल्स सेल लगाई है, डिस्काउंट दिया है, नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट और नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट तो हाई इनडायरेक्ट कॉस्ट। इंश्योरेंस ऑफ कंपनी प्रेमिसेस जी बच्चों। हाँ जी, कंपनी प्रेमिसेस का मतलब ये है कि हेड ऑफिस है, फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री प्रेमिसेस नहीं है, कंपनी प्रेमिसेस है, तो कंपनी हेड ऑफिस है। फैक्ट्री होता तो फैक्ट्री का वर्ड लिखता। तो नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट आईडीसी है जी। सैलरी ऑफ सुपरवाइजर वर्किंग इन अ फैक्ट्री जी जी जी। और इनडायरेक्ट लेबर है जी, और इनडायरेक्ट लेबर कहाँ जाएगा? एफ में, जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है। समझ लग रही है ना मेरी? ऐसा तो नहीं मैं अकेला चल रहा हूँ, आप मेरे साथ चल रहे हैं जी? ठीक है जी। वेजेस ऑफ ऑपरेटिव इन अ कटिंग डिपार्टमेंट जी जी जी। बोले बोले। प्रोडक्ट कॉस्ट है। प्रोडक्ट कॉस्ट के बाद में बताएं कि डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है या एफ है? बहुत अच्छे, कटिंग डिपार्टमेंट में यूएजीएस खुद काम कर रहा है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, सो दैट्स अ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर है तो डायरेक्ट कॉस्ट में चलेगा। प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग फॉर मशीन ऑपरेटिव, प्रोडक्शन कॉस्ट आगे। अब पहले मटेरियल चेक कर लें, इनडायरेक्ट मटेरियल इंडायरेक्ट लेबर है या एफ है? सर एफ एच नहीं चाहिए, इंडायरेक्ट मटेरियल इंडायरेक्ट लेबर है। हाँ, दोबारा बताएं मुझे। डायरेक्ट लेबर है। और बोलो ना, मैंने कब कहा क्या सही है क्या गलत है? डायरेक्ट लेबर है। अच्छा, और प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग फॉर मशीन ऑपरेटिव, बोलो कौन सी कैटेगरी यहाँ पर आएगी? एलिमेंट बताएं। इस ट्रांजैक्शन का ताल्लुक मटेरियल से है, लेबर से है, किससे? बच्चों ये प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग के बारे में बात हो रही है। प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग फॉर मशीन ऑपरेटिव, मशीन ऑपरेटिव के लिए कपड़े खरीदे जा रहे हैं, तो कपड़े खरीदने का एक्सपेंस जो होगा वो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। ठीक है जी। प्रोडक्शन कॉस्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, तो जाएगा एफ की कैटेगरी में जाके गिरेगा जा। ये बात मेरी समझ आई? ये बात समझ आई और समझो? ठीक है। क्लॉथिंग है ना, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग है। फॉर एग्जांपल कोई केमिकल इंडस्ट्री है जी, तो केमिकल इंडस्ट्री में हमने उनको कॉस्ट्यूम लिया, जैसे कोविड हुआ था, पेंडेमिक था जी, तो डॉक्टर का स्पेशल जो है वो कॉस्ट्यूम था जी। ठीक है, वो सारे सारे कवर करके वो पेशेंट के पास जाया करते थे। ठीक है जी। और उनके जो क्लॉथिंग बनती थी वो केमिकल के अंदर डुबो के, वो कपड़ा जो केमिकल वाला कपड़ा होता था, ठीक है, उसके साथ उसका उनका जो गाउन था वो स्टिच होता था। ठीक है, ताकि बैक्टीरिया जो अटैक ना करे। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट जनाब, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट और आईडीसी। हार्डवेयर फॉर जनरल, नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट आईडीसी। मार्केट रिसर्च अंडरटेकन प्रायर टू अ न्यू लॉन्च, मार्केट रिसर्च हो रही है जी, मार्केट रिसर्च है जी, नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट आईडीसी। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर जनरल, ऑफिस के ऑफिस और ऑफिस आ जाए तो नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री आ जाए तो प्रोडक्ट कॉस्ट, ये तो जल्दी जल्दी डिसाइड कर ही सकते हैं हम। वेज ऑफ ऑफ लिफ्ट ड्राइवर हु हैंडल रॉ मटेरियल, ओ रॉ मटेरियल आ गया, तो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट कॉस्ट है। इसके अगली कैटेगरी बताएं क्या आएगी? प्रोडक्ट कॉस्ट तो आ गया, अब बताएं आगे क्या आएगा? बोलो, कोई मसला नहीं, गलत ही बोलोगे ना ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते। हाँ हाँ जी, बोलो ना। डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर है। फॉक लिफ्ट ड्राइवर क्या होता है जी? कभी आप लोग मेट्रो स्टोर गए हों, ठीक है, वहाँ पे एक छोटी सी गाड़ी होती है, वो गाड़ी डब्बे ऊपर रखती है, तो फॉक लिफ्ट ड्राइवर होता है। या कभी आपने सड़क पे देखा हो, वो जो वार्डन वाले होते हैं वो गाड़ी को उठा के बैठे होते हैं, अब तो इंशाल्लाह ताला 2-3 हज़ार रुपये ले ही लेंगे। ठीक है जी, वो फॉक लिफ्ट ड्राइवर होते हैं। तो इनडायरेक्ट लेबर है, वो प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा, वो तो डब्बे उठा के रख रहा है, गाड़ी उठा के रख रहा है। तो इन डायरेक्ट लेबर है जी, और इनडायरेक्ट लेबर कहाँ जाएगा जी? एफ में जाएगा, और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है जी। ऑडिट फी जनाब,
कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन ऑन टेलीविजन, चीफ अकाउंटेंट सैलरी। डन जी, सारे हो गए। इनमें से किसी में कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लो। चलें जी। फिर हमने एक आपको होमवर्क दिया था, ये सारा आप लोगों ने इस तरह से फिलअप कर लिया होगा। चलो जी, यहाँ पर आ जाए। अगर वेरिएबल कॉस्ट अगर यूनिट ज़्यादा हो जाए तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा, अगर यूनिट कम तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कम, और पर यूनिट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेम रहता है। आगे चले, अगर यूनिट ज़्यादा हो जाए तो टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहता है, और अगर यूनिट कम हो जाए तो भी टोटल सेम रहता है। यूनिट ज़्यादा हो तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होता है, और यूनिट कम बनाएंगे तो वो ज़्यादा होता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट यानी कि टोटल कॉस्ट, यूनिट ज़्यादा टोटल कॉस्ट ज़्यादा, यूनिट कम टोटल कॉस्ट कम होंगे। अब इसका अगला बिहेवियर चेक करें। जब यूनिट ज़्यादा होंगे तो टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी, और जब यूनिट कम होंगे टोटल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। ये बात समझ लगती है मेरी कि नहीं? नहीं, ये वाली पर यूनिट वाली, ये पर यूनिट वाली, यूनिट ज़्यादा हो तो पर यूनिट कम हो जाती है। बात समझ लगती है? पक्की बात है? वाह, अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे शायद समझ ना लगती कि टोटल कॉस्ट यूनिट यानी कि जितने यूनिट ज़्यादा बनाऊंगा तो टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी। पहुंच गए यहाँ तक? सही बताएं? वाह, पहुंचे हुए लोग हैं आप लोग। ठीक है, इसकी रीज़न सुन लें। यूनिट ज़्यादा होने से ये कम क्यों हुई है? क्योंकि आपको पता है फिक्स कॉस्ट के अंदर, टोटल कॉस्ट के अंदर, टोटल कॉस्ट पर यूनिट के अंदर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होता है प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है। जब यूनिट ज़्यादा होंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ने तो चेंज ही नहीं होना, ये तो सेम रहेगा, ये तो सेम रहेगा। लेकिन यूनिट ज़्यादा होने से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा, तो जीरो प्लस डिक्रीज, आंसर इज डिक्रीज। ये लॉजिक सोची थी आप लोगों ने? ऐसे सोचा था? तो फिर कैसे सोचा था? इसके अलावा तो कोई सोच ही नहीं आती, इसके अलावा तो कोई सोच नहीं आती। आप मुझे बताया ना कैसे, मुझे मतलब क्यूरियोसिटी हो रही है कि मतलब आप कैसे पहुंच गए हैं। मतलब ये इंक्रीज होने से पर यूनिट डिक्रीज हुआ, ये आप लोग कैसे पहुंचे यहाँ तक? हो सकता है आपको कोई नई वैरायटी हो, मैं सीख लूंगा। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है ना। नहीं सर, मैंने तो ऐसे सोचा वेरिएबल को सेम रहती है, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट की जो चेंज होती है उससे सेमी वेरिएबल में भी इफेक्ट आता है ना फिक्स कॉस्ट का, तो इसी वजह से ये भी चेंज होगा। चलो ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 फड़का दें जरा, और देखिए आपको ये आता है 615 आंसर। देखिए आंसर आता है, करें करें शाब, सॉल्व करें सॉल्व करें सॉल्व करें। ये मैंने होमवर्क में दिया था, हो गया था? ठीक है जी, आ जाए ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। सेलमैन सैलरी कितनी है? 50,000 पर मंथ, ₹10 पर यूनिट सोल्ड एज कमीशन। आपको पता है पर यूनिट पे कौन होता है हमेशा? वेरिएबल कॉस्ट होता है। 1500 यूनिट बेचिए ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द मंथ लिखा हुआ है, मंथ लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है, और ये मंथ पे पड़े हुए हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई 12 करूंगा। ओके, तो हमने क्या चाहिए? फाइंड द टोटल सैलरी, फाइंड द टोटल सैलरी चाहिए। तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट कैसे आ जाएगी? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10, और आंसर आ गया 615,000। डन जी? क्या मसला? अच्छा, जितना आप लोग खुद से चीज़ें करेंगे उतना आप में कॉन्फिडेंस आएगा। जितना आप मुझे दे के कॉपी करेंगे
आप कर तो लेंगे, शायद सीख भी लेंगे, पर कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। कोई मसला नहीं है, आप खुद से क्वेश्चन करें और आप ये देखें क्या मैं 50% से ऊपर जा रहा हूँ तो देखें माशाल्लाह पेपर पास हो रहा है मेरा। बस अपने आप को 50% के ऊपर चेक करते रहें बस। क्वेश्चन नंबर 3, डन दिस क्वेश्चन? ओके, डिस्कशन कर लेते हैं जरा फिर। ईच सेलमैन इज पेड, अच्छा हमने वेरिएबल, फिक्स, स्टेप और सेमी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आइडेंटिफाई करना है। ईच सेलमैन इज पेड अ कमीशन ऑफ 10,000 पर मंथ, ठीक है, प्लस 10,000 पर मंथ प्लस है जी ₹2 पर यूनिट। जी जी जनाब, ये 10 टोटल सेमी वेरिएबल हो गया, पर हमने अलग अलग आइडेंटिफाई करना है। 10,000 पर मंथ कौन है जी? हाँ ऐसे करके, और 2 कौन है जी? वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक। आगे चलते हैं। मशीन ऑपरेटर इज पेड वेजेस एट द रेट ऑफ पर आवर, हर वो चीज जो पर होगी, हर वो चीज जिसके पर होंगे, हर वो चीज जिसके पर होंगे वो कौन होगी? पर यूनिट, पर लीटर, बोलो, पर केजी, वन चेयर, ठीक है, ये कौन होंगे सारे? पर हाथी, पर डायनासोर, हाँ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कौन था जी? वेरिएबल कॉस्ट, तो दैट्स अ वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। गुड्स आर स्टोर इन थर्ड पार्टी वेयर हाउस, थर्ड पार्टी वेयर हाउस में चीज़ें रखी हुई हैं, स्टोरेज कॉस्ट इज चार्ज 5,000 यूनिट के लिए 40,000 रुपये हैं, फिर 5,000 से 7,000 के दरमियान में 55,000 हो गए, फिर 7,000 से ज़्यादा 80,000 हो गए। अब बताइए कौन है? हाँ दैट्स अ स्टेप फिक्स कॉस्ट, ये हमारे पास स्टेप फिक्स कॉस्ट आ गया। कोई मसला? फोर्थ वन, फैक्ट्री मैनेजर इज पेड सैलरी, फिक्स कॉस्ट, दूर से पता चल रहा है फिक्स कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 20 पर यूनिट, पर आ गया तो वेरिएबल कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी बिल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मशीन इज सर्व 20,000 आफ्टर यूज ऑफ एवरी 2,000 आवर, जी जनाब जी। मशीन इज सर्विस्ड फॉर ₹20,000 आफ्टर यूज ऑफ एवरी 2,000 घंटे, जी कौन सी कॉस्ट है जी? 1 by 1 सारे को चेक कर लो, जो रह जाएगा वही होगा। अच्छा क्या ये वेरिएबल है? क्या ये वेरिएबल है? हाँ वैसे क्या ये वेरिएबल है? अच्छा ठीक है, 2,000 जब घंटे गुजरेंगे तो 20,000 की सर्विस होगी। खैर लड़कों को तो बात पता होगा, लड़कों को इतना पता होगा, बाइक की ट्यूनिंग होती है, 1,000 किलोमीटर चल जाएंगे जनाब हम फिर ट्यूनिंग करवाएंगे, गाड़ी की भी ट्यूनिंग होती है, 3,000 किलोमीटर चल जाएगी तो फिर हम उसकी सर्विस करवाएंगे। इस तरह मशीन 2,000 घंटे चलेगी तो 20,000 खर्चा आएगा। क्या 1,000 घंटे मशीन चलेगी तो खर्चा आएगा? पर 1,000 घंटे चलेगी तो प्रोडक्शन तो होगी, चीज़ ज़्यादा बनेगी। 1,500 घंटे मशीन और चलेगी, 500 घंटे, तो प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, खर्चा नहीं आ रहा, तो वेरिएबल तो नहीं है ये। क्या है? हाँ हाँ बोले, वेरिएबल तो नहीं है ना, क्योंकि वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? थोड़ी सी यूनिट बढ़ने से, थोड़ा सा क्या, एक यूनिट बढ़ने से कॉस्ट बढ़ जानी है, तो ये तो वेरिएबल होगी। यूनिट ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा, दैट्स अ वेरिएबल। तो जब 1,000 घंटे मशीन चलेगी प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन तो हो रही होगी, खर्चा नहीं आ रहा। 1,500 घंटे मशीन चलेगी, प्रोडक्शन तो हो रही है, खर्चा नहीं आ रहा। 1,900 घंटे मशीन चल गई, खर्चा भी नहीं आ रहा, खर्चे ने 2,000 रुपये आना जाके, क्या 2,000 घंटे मशीन चलेगी, इसका मतलब प्रोडक्शन हो रही है, खर्चा नहीं आ रहा, तो वेरिएबल तो नहीं है, नहीं है। अब अगली कैटेगरी क्या? फिक्स है। अब चेक करो क्या फिक्स है। अगर फिक्स हो तो पूरा साल सेम रहेगी, पूरा साल सेम रहेगी। मान लो पूरे साल 2,000 घंटे चली नहीं मशीन, खर्चा ही नहीं आया, खर्चा नहीं आया, और पूरे साल में दो मरतबा 2,000 घंटे पूरे हो गए, तो 2 मरतबा खर्चा आ गया। फिक्स तो नहीं है ये, टोटल भी नहीं है क्योंकि वेरिएबल नहीं है, तो फिर बच कौन गया? स्टेप फिक्स कॉस्ट है। यानी कि मान लो जून के महीने में 2,000 घंटे पूरे हो गए, तो जून के महीने में 20,000 खर्चा आया, फिर ऑर्डर ज़्यादा आ गया, मशीन ज़्यादा चली, तकरीबन अक्टूबर के महीने में दोबारा 2,000 घंटे पूरे हो गए, फिर दोबारा मान लो कि 20,000 खर्चा आया, दिसंबर में और 2,000 घंटे पूरे हो गए, फिर 2,000 खर्चा आ गया। तो जैसे एक पर्टिकुलर रेंज पूरी हो रही है, खर्चा आता जा रहा है, तो दैट इज स्टेप फिक्स कॉस्ट। ये साथ देख लिया करेंगे हम स्टेप फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी।
कोई मसला जी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये मैंने होमवर्क में दिया था। ओके ओके ओके, चलें ठीक है, टेक योर टाइम, सॉल्व करें ज़रा। करना क्या, सुन तो लो पहले। फॉलोइंग एक्सपेंस रिलेटेड टू हैरी वॉन्ट शॉप। हैरी पॉटर आ गया, छड़ियों की शॉप उसकी आ गई। उसने क्या, बहुत होगी मूवी, अब इंशाल्लाह हम कारोबार करते हैं, अपनी जादू की छड़ी बेचते हैं, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31-24, ये कुछ ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। करना क्या जी, कैलकुलेट टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल वाली भी और फिक्स वाली भी, ये कैलकुलेट करनी। करें जी, शाबाश। एजाज भाई, वो चार्जर होगा बैग में मेरा, वो तो मंगवा दो क्या किससे। और इसको लगाने के लिए वो एक्सटेंशन भी चाहिए होगी, वो लग गया। ठीक है, वहाँ तक। हाँ जी, अगर आपको लग रहा है कि स्टेप फिक्स कॉस्ट आपके पास यहाँ पे है, तो उसको फिक्स में तो नहीं करोगे, सेपरेट ही करेंगे वो, क्योंकि फिक्स नहीं है, उसको अलग से करेंगे। लेकिन इस सवाल में कोई स्टेप फिक्स कॉस्ट होगी नहीं। अब अपने प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, क्योंकि आपका पूरा का पूरा रजिस्टर लगेगा। वो एक हेल्दी सा रजिस्टर ले लें और बस उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग ले रखें, ताकि कल को अगर आपको पिछला क्वेश्चन या कोई कंसेप्ट रिवाइज करना हो तो रिवीजन में आसानी हो। ठीक है जी, तो ऑब्वियस बात है, रिवीजन तो करनी करनी हमने फर्स्ट एंड पे। मैंने कंसेप्ट दे के साइड पे हट जाया करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम काम मैंने आप लोगों से ही करवाना है। यहाँ पे ने एक चेयर रख दीजिएगा ताकि वो चेयर के ऊपर आ जाए। अभी रहने दो इसको। जब फिजिकल वाले बच्चे काम कर रहे होते हैं तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी साथ साथ काम किया करें, उनके लिए कोई स्पेशल हदायत नहीं आएंगी, ठीक है जी।
जी बच्चों, सॉल्व किया, कर लिया या कर रहे हैं? कर लिया, ठीक। चलें जी, आए ज़रा डिस्कशन करते हैं जी। अच्छा जी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया हमारे पास। और टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया जी। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले वाली ट्रांजैक्शंस क्या है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन, पहली वाली ट्रांजैक्शन क्या है? फैक्ट्री रेंट। तो फैक्ट्री रेंट क्या है जी? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट में 240,000 आ जाएगा, ठीक है जी। तो फैक्ट्री रेंट, सो दैट्स अ 240,000। ठीक है जी। सेकेंड वाली ट्रांजेक्शन्स क्या? इंश्योरेंस प्रीमियम जी, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर है। इसका मतलब इसका ताल्लुक टाइम के साथ है, पीरियड के साथ है, वक्त के साथ है, प्रोडक्शन के साथ नहीं है। तो ये भी मेरे पास 80,000 क्या आ जाएगा? फिक्स कॉस्ट। सो इंश्योरेंस फिक्स कॉस्ट आ गई। कितना था जी? ये 80,000 फिक्स कॉस्ट आ गई, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी, ट्रांसपोर्टेशन पेड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू द ट्रांसपोर्ट कंपनी एट द रेट ऑफ ₹5 पर यूनिट। ओके, पर आ गया, तो ये तो आ गया वेरिएबल। टोटल रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 50,000, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, टोटल वेरिएबल आ जाएगा। ओके, और टोटल रॉ मटेरियल जो परचेज किया वो 50,000 यूनिट परचेज किए हैं, और वो 60 रुपये के हिसाब से हमने क्या किए हैं? परचेज किए, ठीक है। तो क्या करेंगे? 60 + 5, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी वेरिएबल, दोनों वेरिएबल कॉस्ट हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे। 60 + 5 65, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 65, सो दैट्स आर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज्ड प्लस ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है जी। कितना आंसर आ गया? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 60 + 565। आंसर बताएं क्या आता है? 3250,000 आ गया। क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जनाब। डायरेक्ट लेबर वाज पेड एट द रेट ऑफ ₹10 पर आवर, पर आ गया, सही वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कितने आवर्स हैं? 40 आवर्स हैं, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी, ये यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है जी। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जी, कितने आवर्स थे? पर आवर क्या है? 400,000 आ गया। डन जी। पांचवे पे कौन है जी? मशीन रिपेयर वर कैरिड आउट ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलोज, ठीक है जी। मशीन की रिपेयरिंग, मशीन रिपेयर आ गया, मशीन को रिपेयर करें जी। सो 20,000 फॉर एनुअल शेड्यूल रिपेयर, ये तो एनुअल शेड्यूल रिपेयर है, ये तो होना ही होना है, यूनिट कम बने ज़्यादा करें, एनुअल तो रिपेयरिंग होनी होनी है। फिर ₹5,000 फॉर पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ
आफ्टर एवरी 2000 आवर यूजेज। फिर 5000 रुपये का एक पुर्जा बदला जाएगा हर 2000 घंटे जब मशीन चलेगी। हर 2000 घंटे जब मशीन चलेगी तो 5000 का पुर्जा बदला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जब जब 2000 घंटे मशीन चलेगी 5000 का हमारे पास एक खर्चा आ जाएगा, वो हम पार्ट बदल देंगे उसका। ठीक है। अच्छा, बज़ाहिर ये स्टेप फिक्स कॉस्ट लगेगा, बज़ाहिर ये स्टेप फिक्स कॉस्ट लगेगा, क्योंकि स्टेप फिक्स कॉस्ट की हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम इस खर्चे को क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे। हम इस खर्चे को क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे। जैसा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है। ठीक है, मान लो 10 साल मशीन चलनी है तो 10 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाले उसको हम पर ईयर पर स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है। इसी तरह मान लें मिसाल के तौर पर ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में मशीन वॉज यूज फॉर 6000 आवर्स। देखें 2000 घंटे मशीन चलेगी तो 5000 का पुर्जा बदला जाएगा, तो मशीन कितने घंटे चली है पूरे साल में, तो 3 मरतबा पुर्जा चेंज होगा, यानी कि 5000 इंटू 3 15,000 का खर्चा आएगा। ये तो आप लोगों ने कर लिया। अब मेरा सवाल ये है, ये 6000 की वजह से आप लोगों ने आसानी से कैलकुलेशन कर ली कि सर 2000 चला होगा तो 5000 का खर्चा, फिर 2000, फिर 5000 का, फिर 2000, फिर 5 मरतबा, तो 6000 चली तो 3 मरतबा 5000 का खर्चा आएगा, तो 15000 एक्सपेंस बन गया। मेरा सवाल ये, अगर मैं यहाँ पे 6000 ना लिखता और अगर मैं यहाँ पे लिख देता 5200 आवर चलिए, तो अब कैसे करते आप? अब तो ना कर पाते, अब कर पाते? इसका मतलब ये है अब आप 52 आवर जितनी चली उतना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, उतना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। तो अब क्या करते, सिंपल ये करते कि ये जो 5000 का खर्चा आया, ये 5000 का खर्चा आया, ये 2000 घंटों पे आना है। ऐसे मशीन कितनी चली जनाब, 6000 घंटे। मशीन कितनी चली जी, 6000 घंटे। तो 6000 घंटे में कितना खर्चा आया, कैलकुलेट करें जरा जी। 15000 आ गया। ओके, ये 15000 घंटे तो आराम सुकून से आ गए, इसमें तो कोई टेंशन नहीं थी हमें। अगर यहाँ पे 5200 आवर कहता तो 6000 की जगह हम 5200 लिख देते, तो उसका खर्चा आ जाता 13000 आ गया, 13000 आ गया। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2500 आवर्स की बात करता, तो अब बताएं खर्चा कितना आता, 6250। तो चेक करें, जैसे जैसे ये आवर्स बढ़ते जा रहे हैं खर्चा बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये फिक्स नहीं है, ये स्टेप फिक्स भी नहीं है, ये वेरिएबल है। आवर्स बढ़ाता जा रहा हूँ, प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, खर्चा बढ़ता रहेगा। आवर्स कम, प्रोडक्शन कम, खर्चा कम होता रहेगा। क्लियर है? अच्छा जी, तो ये हमारे पास, क्योंकि स्टेप फिक्स कॉस्ट की मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम इस एक्सपेंस को पर आवर के ऊपर रिकॉर्ड कर लेंगे जी। क्या आंसर आ गया जी? ये हमारे पास आ गया वेरिएबल कॉस्ट और 2000 आ गया फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो पहले आ जाएगा मशीन रिपेयर और फिर पार्ट रिप्लेस आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5, मशीन रिपेयर एंड पार्ट रिप्लेस्ड जी। वेरिएबल वाला कितना खर्चा था जी, 15000। और फिक्स वाला कितना था जी, 20000। आगे चलते हैं जी। इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द ईयर कंप्राइजेज ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया जी 2400 फिक्स है जी, और पर यूनिट ये हमारे पास वेरिएबल आ गया, और नंबर ऑफ यूनिट कितने जलाए हैं, 11000। ठीक है जी। सो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। पॉइंट नंबर 6, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ गया जी। वेरिएबल वाला कितना था बच्चों,
11,000 मल्टीप्लाई बाय 5 और फिक्स कितना था 24,000। इसके अलावा कोई और है खर्चा? अदर फिक्स आ गया। अच्छा उसने खुद ही कह दिया अदर फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 7वां। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कितना जी 90,000। चलो शाबाश, टोटल करके बता दें कि दोनों का खर्चा कितना आया। ये जो मैं आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, एक चैप्टर आएगा जहाँ पे सिर्फ हम यही कैलकुलेट करेंगे, उसका नाम है सीवीपी वाला चैप्टर। सीवीपी डिसीजन मेकिंग का चैप्टर हो, उसमें हमें फिक्स और वेरिएबल को दोनों को अलग अलग ढूंढना पड़ेगा, तब वहाँ जाकर ये वाली एक्टिविटी काम आएगी कि आपको पहचानना है चाहिए फिक्स है ये वेरिएबल। ये कौन है वेरिएबल? क्या क्या आया 3,720,000 सात लम्स आया 454,000। यहाँ तक कोई परेशानी? डन, सॉल्व हो गया? कोई चीज़ पूछने वाली हो? ठीक है, मुश्किल तो नहीं है ना, आसान है ना? तो सारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसे आसानी से चलती रहेगी इंशाल्लाह ताला। बस साथ क्वेश्चन करते रहिएगा। अब आ जाएंगे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सो मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज टू बी यूज इन सीएमए। तो हम अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि हम बड़े कॉन्सेप्ट में जाके छोटे मसलों के ऊपर डिस्कशन करें। क्यों ना वो छोटे मसले अभी डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि बड़े कॉन्सेप्ट में हमारा सारा फोकस बड़े कॉन्सेप्ट के ऊपर हो, छोटी मोटी कैलकुलेशन के ऊपर हमें परेशानी ना हो। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास ग्रोथ रेट का। ग्रोथ रेट क्या है? मिसाल के तौर पर एग्जांपल से समझते हैं। इन जनवरी प्राइस ऑफ पेट्रोल वाज 200, जबकि वो फरवरी में इंक्रीज होकर 215 पे चले गया। 200 वाला पेट्रोल 215 पे चले गया। अब क्या प्राइस इंक्रीज हुई है? क्या प्राइस इंक्रीज हुई है? इसका डिक्रीज भी हो सकती है, इसका डिक्रीज भी हो सकती है। हम ये देखना चाहते हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज आया, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। सो फाइंड परसेंटेज इंक्रीज। जब परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना तो ये फॉर्मूला था, करंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस इनटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, करंट कौन है जी 215, प्रीवियस कौन था जी 200, डिवाइडेड बाय 200 करेंगे इनटू 100। ये सेम फॉर्मूला इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का होता है, ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने का होता है। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन और ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया हो तो ये सेम फॉर्मूला वही वाला है। आंसर कितना है 7.5%। ठीक है जी, कोई मसला यहाँ तक? ओके, फिर हमारे पास आ जाता है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हमने यहाँ से सारे मैंने आपको शॉर्टकट सिखाने हैं, ताकि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन को जल्दी से करके मेन सवाल के ऊपर टाइम लगाएं अपना। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज आपने क्या करना है, जो भी ओरिजिनल वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी ओरिजिनल वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर तो इंक्रीज आएगा तो 1 में इंक्रीज करूंगा, अगर डिक्रीज आएगा तो 1 में डिक्रीज करूंगा। पहले ज़बानी कलामी प्रैक्टिस करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे आएगा? जो भी आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, परसेंटेज इंक्रीज में वो बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। परसेंटेज डिक्रीज में वो कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ओरिजिनल वैल्यू 100 है, अगर वो 10% इंक्रीज हो तो वो 110 पे निकल जाएगा। बात समझ आ रही है? अगर वो 10% डिक्रीज हो तो वो 90 पे निकल जाएगा, सीधी सी बात। क्लियर हो गया? परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करनी है? 1 में इंक्रीज करना है और 1 में ही डिक्रीज करना है। मेरी बात समझ लगी? दूसरे लफ्जों में परसेंटेज 100 होती है तो इंक्रीज 100 में करना है, डिक्रीज भी 100 में करना है। या तो 100 को सोच लो या तो 1 को सोच लो। सोचना अल्टीमेट अपने 1 को है,
लेकिन शुरू में हम प्रैक्टिस 100 में कर लेते हैं ताकि सोचना आसान हो। बात समझ आ रही है? जब परसेंटेज 100 है मेरे पास और इसमें 10% इंक्रीज करूंगा तो कहां तक पहुंचूंगा? 110%। मेरी बात समझ आ रही है? ओके। अगर 20% इंक्रीज आए तो, 30% इंक्रीज आए तो, 25% इंक्रीज आए तो 0.20। ओके, डिक्रीज करते हैं। 100% है मेरे पास बेस और 10% डिक्रीज करूंगा तो 15% डिक्रीज, 75% डिक्रीज, 12% डिक्रीज, 12% डिक्रीज, 88 आ जाएगा। 88 आ गया। ये आप लोगों ने सोचा 100 को बेस बनाकर। हमने एग्जाम में 100 को नहीं रखना, हमें 1 को सोचना है, क्योंकि जो मेरा 110% होगा वो मैं 110% तो नहीं लिखूंगा, उसको 100 से डिवाइड करके 1.1 पर लेकर आऊंगा। तो जब मुझे आना ही 1.1 पर है तो क्यों नहीं मैं 1 को बेस बना के सोच लूं। अब 1 को बेस बनाकर सोचना है आपने ध्यान से, मैं आपको टाइम दूंगा। 8% इंक्रीज 1 की बेस है आपके पास 1.08, बहुत अच्छे 1.08। 17% इंक्रीज, 25% इंक्रीज, 5% डिक्रीज 0.95, 8% डिक्रीज 0.92, 15% डिक्रीज 0। कहानी समझ लगी? लो जी, अब यहां पर आ जाओ। अब पहले वाला कैसे सॉल्व करेंगे? पहले वाला कैसे सॉल्व करेंगे? 12% इंक्रीज है तो क्या करूंगा? 200 मल्टीप्लाई बाय 1.12, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे करूंगा जी, यस और नो? ओके। दूसरा वाला सवाल करें, 300 मल्टीप्लाई बाय, बोले क्या लिखूं? ये ज़बानी करना है ना आपने। 4% डिक्रीज है तो आप मुझे लिखवाएंगे 0.96, ऐसे लिखवाएंगे आप मुझे 0.96 288। और लास्ट वाला जी 1.2। आंसर क्या? 600। नीले वाले का आंसर क्या था? 224। और प्रैक्टिस कराओ या सफिशिएंट है? कहानी समझ लग गई? पक्की बात है? परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज को संभाल लेंगे, ठीक है। और अगर अमाउंट इंक्रीज हो तो वो कितने परसेंट इंक्रीज हुई वो भी संभाल लेंगे। ओके। अब आगे कन्वर्जन। कन्वर्जन आप लोग करेंगे सारी। कन्वर्जन क्या करेंगे वो आप लोग करेंगे। कन्वर्जन है क्या? सम टाइम हमें चीज़ों को कन्वर्ट करना पड़ता है, ग्राम को किलोग्राम में, मीटर को किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है जी, क्लियर? लीटर को मिलीलीटर में, हमें चीज़ों को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब हमने चीज़ों को कन्वर्ट करना है, बहुत सारे ऐसे हमारे पास टॉपिक्स आएंगे जिसमें हमें कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है और बच्चे कन्वर्जन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कन्वर्जन सीखने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, ठीक है। आ जाए कन्वर्जन। लॉजिकली कर लें, जैसे मर्जी कर लें, आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। छोटा सा मैं सिखा देता हूँ आपको। अच्छा जी, हमारे पास जी फॉर एग्जांपल 2000 ग्राम है हमारे पास फॉर एग्जांपल, और 150 मीटर कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह 250 मिलीलीटर कर लेते हैं। क्लियर हो गया? ये जो 2000 ग्राम है इसको मुझे केजी में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे केजी में कन्वर्ट करना है। 150 मीटर है, सॉरी 150 मिनट कर लेते हैं, मीटर की इतनी ज़रूरत पड़नी नहीं हमें, मिनट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हमने लेके जाना आवर में, ठीक है। इसी तरह 200 मिलीलीटर है, इसको लीटर में लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी कन्वर्जन करनी है तो आपने देखना इन दोनों की कन्वर्जन का ना बेस क्या है,
इनका रेट, कन्वर्जन रेट क्या आपस में, ग्राम का और किलोग्राम का जो कन्वर्जन रेट होता है वो 1000 होता है। अब या तो 1000 ने मल्टी, कन्वर्जन में ना दो ही काम होते हैं, या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड, प्लस माइनस का तो सीन ही कोई नहीं है, या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड, ये दो सीन होते हैं। अब सबसे पहले देखें इन दोनों का बेस कन्वर्जन रेट क्या है, तो कन्वर्जन रेट इन दोनों का 1000 होता है। अब मुझे ग्राम से किलोग्राम में जाना है, मुझे ग्राम से किलोग्राम में जाना है। अब या तो 1000 मल्टीप्लाई होगा या तो 1000 डिवाइड होगा। मान लो मैं 1000 को मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 1000 करूँगा तो 2 मिलियन निकल जाएगा। यानी कि 2000 ग्राम में 2 मिलियन केजी होता है। दिमाग खराब है ये तो। पता चलेगा यार ये तो मैंने गलत कर दिया है। तो ऑब्वियस बात है ये डिवाइड होगा। ये क्या होगा? डिवाइड होगा। बात समझ लग गई? इसका मतलब ये है जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाएंगे तो हमेशा डिवाइड होगा। तो क्या करूँगा? 1000 को डिवाइड करूँगा। जब 2000 डिवाइडेड बाय 1000 किया तो ये मेरे पास 2 केजी बन गए। मेरी बात समझ आ गई? क्लियर? मुश्किल बात था। अब आगे मिनट में और आवर में, इन दोनों में कन्वर्जन रेट बताएं क्या होता है। इन दोनों का कन्वर्जन रेट क्या है? 60 है। इन दोनों का कन्वर्जन रेट 60 है। अब या तो 60 ने मल्टीप्लाई होना है या तो 60 ने डिवाइड होना है। क्लियर है? अब हम इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं, क्योंकि सारे छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, हम थोड़ा सा बदल लेते हैं जी। तो हम थोड़ा सा बदल लेते हैं जी। तो हमने ये कह दिया कि 2.5 आवर्स हैं और इसको ज़रा मिनट में ले जाते हैं कि मिनट कितना बनते हैं। तो सबसे पहले देखें आवर और मिनट का कन्वर्जन रेट क्या है? 60 हो गया। अब या तो 60 मल्टीप्लाई होगा या तो 60 डिवाइड होगा। अब हायर टू लोअर जा रहे हैं, ठीक है? जब बड़ा टूटेगा उसके ज़्यादा छोटे टुकड़े हो जाएंगे। क्या ख्याल है? ज़्यादा छोटे टुकड़े हो जाएंगे ना, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई यूज होता है और कम के लिए डिवाइड। मल्टीप्लाई चीज़ों को बढ़ाता है, डिवाइड चीज़ों को कम करता है। तो जब बड़ा यूनिट छोटे में टूटेगा तो उसके ज़्यादा पीसीज हो जाएंगे, यानी कि वो मल्टीप्लिकेशन से चलेगा। क्लियर है? बात समझ आ रही है? या लॉजिकली सोच लो, 2.5 है, जब डिवाइड करेंगे 60, जब 2.5 है उसको डिवाइड करें 60, आंसर बताएं क्या आता है? 2.5 डिवाइडेड बाय 60 करें, आंसर कितना आता है? हाँ, ओके, 0.04। यानी कि इज इट पॉसिबल कि 2.5 घंटों में 0.04 मिनट आएगा? ये देखने में गलत लग रहा है, तो पता चलेगा ओहो ये तो गलत कर दिया मैंने। ठीक है जी? तो फिर हम क्या करेंगे जी? मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब ग्रेटर यूनिट स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट होगा तो उसके ज़्यादा टुकड़े होंगे, तो ज़्यादा के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस केस में आवर्स 2.5 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो आंसर क्या आएगा जी? हाँ, 150 मिनट इसमें जाएंगे। अब समझ लगी कहानी सारी? ओके, अब लास्ट वाला ml है, लीटर है, मिली लीटर, लीटर में सबसे पहले देखें कन्वर्जन रेट क्या है। हाँ जी, 1000 है। कन्वर्जन रेट क्या जी? 1000 है। छोटे से बड़े में जाना है तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 250 ml डिवाइडेड बाय 1000, आंसर कितना आ जाएगा? 0.25 लीटर। सो दैट्स योर कन्वर्जन। ये कन्वर्जन ये आसान वाली है, अभी इसे हमने मुश्किल करवानी है, मैंने आपको इसे मुश्किल करवानी है। मैंने आपको वो कन्वर्जन सिखानी जो आई के पास पेपर में कन्वर्जन पूछता है आपसे। क्लियर है? ठीक है ना? अच्छा, पहले आप लोग करेंगे, गलत करें कोई इशू नहीं, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट नहीं होगा, फिर मैं सिखा दूंगा तो आपके पास लर्निंग आ जाएगी। चलें आगे जी। तो ये समझ लग जाएगी, ये समझ लग जाएगी जी कि हायर टू लोअर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, लोअर टू हायर जाएंगे डिवाइड। ठीक है जी, चलो जी, इसी खुशी में पहले वाला सवाल सॉल्व कर लें, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लें, शाबाश। और देखें क्या 52 आंसर आता है आपका? करें करें करें, बाकी भी करें, शाबाश, हिम्मत करें हिम्मत करें।
जी बच्चों, पहला क्वेश्चन डन। चलें पहले वाले क्वेश्चन में आ जाए। क्वेश्चन क्या था? मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में कितना मटेरियल यूज किया? 2600 ग्राम। प्राइस ऑफ मटेरियल इज ₹20 पर। ओ मारेगे, ये देखें मटेरियल यूज कर रहा है ग्राम में और पैसे बता रहा है केजी में। तो ग्राम और केजी तो बराबर यूनिट नहीं होते, तो याद रखिएगा आपने लाइक विद लाइक चलना है। कैसे चलना जी? कैसे चलना जी? लाइक विद न लाइक ना चल लेना, ठीक है? लाइक विद न लाइक, लाइक विद लाइक। अगर इधर ग्राम है तो इधर भी ग्राम होना चाहिए, अगर इधर केजी है तो इधर भी केजी होना चाहिए। टिक है, ये भी टिक है। इधर ग्राम है, इधर केजी है, ना 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 ना, इसकी इजाजत नहीं है। ये लाइक विद लाइक नहीं है। सो दैट्स लाइक विद लाइक, दैट्स लाइक विद लाइक। ये लाइक विद ना लाइक है, तो इसकी इजाजत नहीं है। डन जी, समझ लगी मेरी बात? चले सॉल्व करते हैं जी। तो और देखें रिक्वायरमेंट किसमें है? रिक्वायरमेंट उसने कहा 2600 जो ग्राम यूज किया, बताएं उसकी कॉस्ट कितनी है? उसकी कॉस्ट कितनी है? ये देखो ₹20 क्या है जी? पर केजी। ₹20 क्या है? पर केजी। अच्छा, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं जी? कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आता है? किसी भी चीज की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। यस और नो? ऐसे कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं जी, ऐसे ही है। यस और नो? यस। रेट क्या है मेरे पास? रेट क्या है मेरे पास? ₹20 पर केजी। ये बात मेरी सुन लें, ये थ्रू आउट द पेपर में यही बातें करूंगा कन्वर्जन के एतबार से। ₹20 पर केजी। और आप लोगों ने कंफ्यूज होना है, लेकिन अगर ये बात याद रख लेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये रेट क्या है? पर केजी। आगे मल्टीप्लाई बाय केजी होगा, आगे मल्टीप्लाई ग्राम नहीं हो सकता, बात याद रखिएगा। आगे मल्टीप्लाई बाय आवर्स नहीं आ सकता, आगे मल्टीप्लाई बाय लीटर नहीं आ सकता। जिसका पर होगा, जिसका पर होगा टोटल भी वो होगा। पर लीटर मल्टीप्लाई बाय, बोलो ना भाई, पर लीटर मल्टीप्लाई बाय लीटर, पर मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर होगा, पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट, पर केजी मल्टीप्लाई बाय टोटल केजी, पर हाथी मल्टीप्लाई बाय टोटल हाथी, पर डायनासोर मल्टीप्लाई बाय टोटल डायनासोर। बात समझ लगी? ओके। पर कबूतर टोटल कबूतर। कोई मसला है? जिसका पर होगा उसका टोटल होगा, ये बात याद रखिएगा, ये आप कंफ्यूज करेंगे फिर। बात समझ आ रही है? पर बीटा मल्टीप्लाई बाय टोटल अल्फा आ जाएगा यहां पे? ना ना ना, टोटल बीटा का ही आएगा, क्योंकि पर बीटा का पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? ओके। इसका मतलब ये है मुझे चाहिए यहां पे टोटल केजी। ओके, कोई मसला नहीं है। तो 2600 ग्राम है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? केजी में। तो ग्राम को और केजी का कन्वर्जन रेट क्या है? 1000। तो ग्राम लोअर है, लोअर से जब ग्रेटर में जाएंगे तो क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय 1000 कर दूंगा। लो जी, कहानी खत्म। 2600 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 20 करें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आता है जी? अच्छा, डायरेक्ट आंसर आ गया 50। और ये जो 2600 डिवाइडेड बाय 1000 किया, इससे जो आंसर आएगा आपको पता है आंसर केजी में आएगा ऐसे। और चेक करें थोड़ा गौर से, ये न्यूमरेटर वाला केजी डिनोमिनेटर वाले केजी से कैंसिल होगा, और चेक करें आंसर सिर्फ पैसों में रह गया, आंसर सिर्फ पैसों में रह गया। तो आंसर आएगा पैसे 52, ₹52। क्या ये वाली बात मेरी समझ आई है? ये बात कभी नहीं भूलना, जिसका पर होगा उसका टोटल आएगा। ये आगे बहुत कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है? लेकिन अगर ये बात याद रहेगी आपके दिमागों में कि जिसका पर उसका टोटल, बड़ी बड़ी मुश्किलों से बच जाएंगे, बड़ी बड़ी मुश्किलों से बच जाएंगे, बल्कि मुश्किलात से बच जाएंगे आप। क्यों? वो क्या करेगा, कभी कभार जो पर होगा वो मिनट में पड़ा होगा, टोटल आवर में पड़ा होगा, तो आप कहेंगे ना ना ना, अगर पर मिनट है तो टोटल आवर से काम नहीं चलेगा, टोटल मिनट चाहिए होंगे मुझे, ठीक है? तो आवर को क्या करूंगा, मिनट में
कन्वर्ट करूंगा। जैसे कि पर केजी था और यहाँ पे ग्राम था, हमने कहा ना 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 ना, टोटल ग्राम नहीं आएंगे, उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दैट्स अ कन्वर्जन। डन जी, संभाल लिया। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं, एक और है हमारे पास जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी। मटीरियल रिक्वायर्ड टू मेक अ केक, मटीरियल रिक्वायर्ड टू मेक अ केक, एक केक को बनाने के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए होता है 1500 ग्राम चाहिए। यानी कि अगर 1500 ग्राम मेरे पास मटेरियल होगा ना तो केक बनेगा, ना इसे कम चाहिए ना इसे ज़्यादा चाहिए, 1500 ग्राम पूरा लगेगा और केक तैयार हो जाएगा। वेस्टेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रोसेस जो हो 15% मटेरियल ज़ाया हो गया। फाइंड ग्रॉस या इनपुट मटेरियल, बताएं हम कितना इनपुट मटेरियल ग्रॉस में इस्तेमाल करें या कितना मटेरियल मैं खरीदूं कि 15% ज़ाया होने के बाद 1500 ग्राम बच जाए। तो बताएं कितना मटेरियल खरीदूं। करो जरा सॉल्व करें। आंसर ये लिखा हुआ मैंने, इस आंसर तक पहुंचना आपने, करें जरा, बस कोशिश करें जरा। जी बच्चों, आंसर आ गया। आ जाए जरा। कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि कॉन्सेप्ट ये है, टाइमलाइन बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पे मेरा इनपुट होगा, यहाँ पर क्या होगा, मेरा इनपुट होगा और इनपुट हमेशा ग्रॉस में होता है। किस में होता है जी? ग्रॉस में होता है। और इनपुट प्रोसेस होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आउटपुट हमारा फिनिश गुड्स होगा। क्या होगा जी? और फिनिश गुड्स को हम कंप्लीटेड यूनिट्स भी कहते हैं। यूनिट्स कंप्लीट हो गया। क्लियर है? अब उसने ये पूछा मेरे से, उसने ये पूछा ये मटेरियल कितना होगा कि जब ये प्रोसेस करूंगा तो 15% ज़ाया होगा और फिर आउटपुट बन जाएगा केक। ये आउटपुट हमारा केक बन गया, ये हमारा केक बन गया। अब केक कितने में बनना है? केक 1500 ग्राम में बनना है ना? क्या ख्याल है? केक 1500 ग्राम में बनना है। इसका मतलब ये होगा इनपुट हमेशा आपका 100% पर होगा। अगर ये मैंने 100% सोचो इनपुट यूज किया होगा और वो 15% ज़ाया हो गया होगा तो बता आउटपुट कितना रह गया होगा? कितने परसेंट रह गया होगा? ये 85% रह गया होगा। तो कह सकता हूं, यहां से मैं ग्रॉसिंग करने लगा। इस कंसेप्ट को ग्रॉसिंग कहते हैं, सीखनी है आप लोगों ने। ये जो 1500 ग्राम है, कह सकता हूं ये 85% पे पड़ा हुआ है। यस और नो? ये 85% पड़ा हुआ है। तो मुझे कहां जाना है? मुझे तो 100% पे जाना है। तो मल्टीप्लाई बाय इसको 100 से कर दूंगा तो मैं डायरेक्ट इनपुट पर आ जाऊंगा। देखिए जरा कितना बनता है। 1765 ग्राम। सो दैट्स योर आंसर। नहीं, यहाँ पे कन्वर्जन नहीं करनी, ग्राम और किलोग्राम की जरूरत नहीं। ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है। अच्छा, वहाँ पे आंसर केजी में लिखा हुआ। ओह सॉरी, उसको ग्राम में कर ले, इसको यहाँ से क्रॉस करके ग्राम कर ले। ग्राम ग्राम चल रहा है। ये बस यहाँ से आउटपुट और इनपुट वाला टेक्निक सिखानी थी मैंने। ये बात समझ लगी? और इसका एक शॉर्टकट ये भी है जी, इसका एक शॉर्टकट ये भी है जी, शॉर्टकट ये भी है, जो आपको अच्छा लगे मुझे बता दें कौन सा अच्छा लगता है आप लोगों को इसमें से। 1500 ग्राम है, ये 85% पे पड़ा हुआ है, तो अगर 0.85 से डिवाइड कर दूं तो डायरेक्ट आंसर वही आएगा। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा आसान रहेगा मेरे ख्याल में।
कि ये 85 पड़ा हुआ है, मुझे 100 तक ले जाओ, ये 85 पड़ा है, मुझे 100 तक ले जाओ। ये शायद कंफ्यूज कर रहा है। हो सकता है कल 100 ना 120 आ जाए, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। तो ये वाला ज़्यादा सही है फिर, ठीक है। मान लो मुझे अगर 120 तक जाना हो, तो तुम 85 पड़े, मुझे 120 तक ले जाओ, फिर तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ठीक। तो फिर हमने तय किया कि हम इस तरह पैटर्न में चलेंगे, ये नहीं करेंगे। एक पैटर्न चला लेंगे, उसी से हम सारा कुछ सोचते रहेंगे। यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? ओके, चले। अब अगला वाला क्वेश्चन है जी, चले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें। मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ ज़रा, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट पर केजी, मटेरियल कॉस्ट पर केजी, 1 केजी की कॉस्ट है, यानी कि 1 केजी जो है वो 250 रुपये का आता है। नेट वेट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड, फिनिश गुड बनता है 6 केजी, और ये नेट वेट ये वाला होता है। ये कौन सा होता है? ये ग्रॉस होता है, और ये आउटपुट जो होता है ये कौन होता है? ये नेट पर होता है, ये नेट पर होता है। ये सारी बातें अभी भी सीख लेनी है ताकि हम आगे चलें, तो फिर हमें इसकी टेंशन ना हो। खैर मैं थ्रू आउट सिखाता ही रहता हूँ ये वाला, लेकिन चलो आइडिया तो आपको हो ही जाएगा। यील्ड का मतलब है आउटपुट, आउटपुट 90% पर है। अगर आउटपुट 90% इसका मतलब क्या है फिर? ये आउटपुट 90% का मतलब क्या है? हाँ, कि 10% लॉस हो गया, क्योंकि इनपुट तो 100 होगा। कैलकुलेट टोटल मटेरियल कॉस्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी? और याद रखिएगा टोटल मटेरियल कॉस्ट इनपुट के ऊपर लगती है, इनपुट के ऊपर कॉस्ट होती है। जब ये टोटल मटेरियल कॉस्ट कहेगा वो हमेशा इनपुट होती है। जितना आपने मटेरियल खरीदा होगा वो कितने का खरीदा, उसके ऊपर कितना खर्चा है मटेरियल। आगे जी चले, कैसे किया होगा आप लोगों ने सॉल्व जी? इनपुट है जी, और यहाँ पे लॉस आ गया 10%, और ये मेरे पास बन गया आउटपुट, ठीक है जी। आउटपुट कितना है? नेट वेट आउटपुट कितना है? 6 केजी है। ये जो आउटपुट है 6 केजी है, और आउटपुट कितने परसेंट पड़ा हुआ है? तो हम कहेंगे 6, तुम 90 पे पड़े हुए हो, इनपुट 100 पे होता है, तो मुझे जरा 100 तक ले जाओ। तो बताएं ये इनपुट कितना आया? 6.7 केजी आ गया, टोटल केजी आ गया, और पर केजी का रेट कितना पड़ा हुआ है? 250। तो 6.7 केजी है, मल्टीप्लाई बाय रुपीज 250 पर केजी। तो केजी से कैंसिल हो गया, केजी से कैंसिल हो गया, आंसर पैसों में आ गया कितना? 1667। सो दैट्स योर आंसर। लिखनी है आपने, अब लिखेंगे। ये यूनिट आपको इतना को परेशान करेगा ना, लिमिटिंग फैक्टर है ना, वहाँ पे यूनिट खेल रहे होंगे। कन्वर्जन हमें इतनी करनी पड़ेगी, कन्वर्जन के ऊपर डबल ट्रिपल कन्वर्जन करनी पड़ेगी, तो तब यूनिट को कैंसिल करना हम सीख रहे होंगे। तो अगर अभी हमारी प्रैक्टिस होगी तो हम यूनिट को ऐसे खा पी जाएंगे, फिर ज़बानी भी हम कर लेंगे। अगर अभी ज़बानी करोगे ना, वहाँ पर मैं यूनिट लिखवा रहा हूँ तो आप कहेंगे सर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जब आप बड़े हो जाएंगे, अभी आप बड़े नहीं हैं, हम बहुत कुछ मैं आपको डायरेक्ट करवाऊंगा।
पर अभी नहीं, अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप सुकून से चलें। जब हम प्रो लेवल पे चले जाएंगे ना, तो हमने लिखना ही नहीं है, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर में ठक करके सिखा देना है कि बस डायरेक्ट अमाउंट लिखें आप और एग्जामिनर को वर्किंग शो कर दें। ये जो डिज़ाइन बना रहा हूँ, पागल हूँ एग्जाम में बनाऊंगा मैं? नहीं बनाने डिज़ाइन सारे कुछ, ये तो अभी आपको चीज़ें सिखानी है, आपको प्रोसेस डिवेल्प कर रहा हूँ, ये डिवेलपिंग फेज है, तो आपको सब कुछ सिखाने के एतबार से लिख रहा हूँ। जब हम इंशाल्लाह ताला सारे तकरीबन मैक्सिमम चैप्टर पढ़ लेंगे, फिर ये कन्वर्जन आया करेगी, फिर हम इसको कॉपी जाएंगे, फिर मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करवाऊंगा। यानी कि फिर हम ऐसे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ऐसे हम क्या करेंगे जी, स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर मैं डायरेक्ट ये आंसर लिख रहा हूँ, इस स्टाइल में आंसर लिख रहा हूँ, 6 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे करके, फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 250 करके डायरेक्ट रखते 1667, फिर मेरा ये फाइनल आंसर हुआ करेगा, ऐसे लिखा करूँगा। ये टोटल केजी पर केजी, कोई यूनिट नहीं लिखना, और ये एग्जामिनर को शो करवा के यहाँ से लिखूंगा एग्जाम क्या हैप्पी हैप्पी, फिर ये कुछ नहीं होगा। अभी हम एक एक चीज तरतीब से लिखेंगे ताकि पता हो कि रुपीस से कैंसिल हो रहा है। जब हमारी ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसी के ऊपर हमें डायरेक्ट ऑब्वियस कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वरना कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर ये मल्टीप्लाई कैसे हो गया, क्योंकि उनको पता नहीं था ये टोटल केजी है, ये पर केजी है। सही है? हाँ जनाब, फोर्थ वाला ये ट्रिकी है, ये ट्रिकी है, करें जरा सॉल्व। ओके, ₹15 पर यूनिट आंसर आपका आएगा। बाकी भी मत करें, शाबाश, कोशिश करें कोशिश करें। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं जी, सॉल्व नहीं, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक मैं आपको पहले प्रॉपर तरीके से सिखाता हूँ, फिर शॉर्टकट सिखा देता हूँ। डन जी, ताकि आपको कहानी सारी समझ आ जाए। कहानी कुछ ये है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ₹16 पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना है? ₹16 पर यूनिट का है। सप्लायर ऑफ डायरेक्ट मटेरियल विल बी एक्सपेक्टेड टू ऑफर अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना है? ₹16 पर यूनिट है। Supplier of direct material will be expected to offer a discount of 25% instead of the current discount of 20%। इसका मतलब ये है, ये जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मुझे 16 की पड़ी, ये मुझे प्रीवियसली 20% डिस्काउंट के ऊपर पड़ी थी, लेकिन सप्लायर ने कहा ना ना ऐसा करो, 20 नहीं, तुम मुझसे 25 का डिस्काउंट ले लो, यानी कि 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लो। कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, 25% डिस्काउंट के बाद कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, और सेंटेंस बेहतर कर लें, आफ्टर 25% डिस्काउंट। थोड़ा सोचने में आसानी हो जाएगी। 25% डिस्काउंट के बाद अब बताओ कि मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी। तो दो तरीके हैं, पहले तरतीब से सिखाता हूं, फिर शॉर्टकट डायरेक्ट सिखाऊंगा।
कह सकता हूं कि ये जो 16 मेरे पास पड़ा हुआ है, ये जो 16 वाले बुजुर्ग पड़े हुए हैं, ये जो 16 वाला बुजुर्ग पड़ा हुआ है, ये मेरे पास 80 पे पड़ा होगा, क्योंकि 20% डिस्काउंट पर पड़ा हुआ है ना ये। तो तुम मुझे ज़रा 100 पे ले जाओ, ज़रा वापस 100 पे ले जाओ। तो जब ये 100 पे गया होगा, हम यहाँ पर आ गए होंगे, यानी कि इसका ओरिजिनल आया होगा ना, डिस्काउंट से पहले वाला, क्योंकि यहाँ पे 20% डिस्काउंट था, यहाँ पे 20% डिस्काउंट था ना। तो डिस्काउंट से पहले सोचो इनवाइस कितनी की होगी ये, ठीक है, ग्रॉस अमाउंट क्या होगी, कितनी बनती है? 20 बनती। इसका मतलब 20 की चीज थी, 20% डिस्काउंट देके मुझे 16 की पड़ गई। यस और नो? यस और नो? ये बात समझ लगती है मुझे? अब वो यहाँ से 20 से स्टार्ट करूंगा, अब वो 20 की चीज है, अब वो कह रहा नहीं 20 नहीं 25 डिस्काउंट ले लेके, हमने कहा ओके करें, फिर 25 का डिस्काउंट लेंगे। तो 25 का डिस्काउंट कैसे हम करेंगे माइनस, डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा मेरे पास, ये आपको सिखाया हुआ है। 20, वेल डन, बहुत अच्छे। 75 करूंगा मैं, 0.75 डिक्रीज आ रहा है ना, तो 20 ओरिजिनल है, डिक्रीज आ रहा है, तो 20 को 0.75 से मल्टीप्लाई करूंगा और फाइनल आंसर मेरे पास क्या आएगा, 15, जो मेरा ट्रू आंसर था। ये मेरा आंसर है। ये पूरा आपका मैंने ओरिजिनल दिखाया, लेकिन एग्जाम में ये नहीं करूंगा मैं, पागल हूं मैं। डॉगी बाइट मी, कि अगर मैं ये करूंगा तो ठीक है, डॉगी ने थोड़ी बाइट किया। तो मैं क्या करूंगा, ये देखो देखो, मैं कहूंगा 16 तुम किस पे पड़े हुए हो, 80 पे पड़े हुए। 16 तुम किस पे पड़े हुए हो, 80 पे पड़े हुए। अब यहाँ पे हम किस पे निकल जाएंगे, 100 पे निकल जाएंगे, ठीक है। तो 25% डिस्काउंट के बाद 75% रह जाएगा, तो 75 क्या होगा, वो डायरेक्ट 15 आ जाएगा। एग्जाम में ये करूंगा मैं, पर ये डायरेक्ट बात तब समझ आएगी जब इसके ऊपर यकीन आएगा आपको। ये चेक करें, 16 डिवाइड बाई 80, मैं 20 पर आ चुका हूं। फिर उसमें से देखें 20% डिस्काउंट माइनस किया तो 75% ऊपर लग गया। तो देखें अल्टीमेटली मैंने यही सब कुछ किया हुआ, लेकिन डायरेक्ट थोड़ा सा ग्रॉसिंग तरीके से किया हुआ। क्लियर? जितनी चीजें सीख सकते हो उतनी सीख लो, बाकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाएगा। ये डन हो गया कोई मसला इसमें? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ जरा। 5 और 6 दो रह गए, ये भी करोगे या घर से कर लोगे? घर से कर लेंगे, ठीक है। मैं मार्कअप मार्जिन की तरफ चलता हूँ, ठीक है। सो ये दोनों को होमवर्क में कर लीजिएगा, बस वो दोनों मुश्किल थे। और 6 वाला ये दोनों मैं ये कर लें, ये दोनों मुझे करवाने पड़ जाने हैं। कभी करें, शाबाश। 5वां करें जल्दी से, 5वां करें, छठा कर मेरे साथ कर लें, फिर कल फिर मुझे करवाने ही पड़ने, तो अभी करवा लेता हूँ। पांचवा छठा कर ले जनाब। ये जहाँ पर आप जहाँ मुझसे आप पूछें सर यूनिट लिखें या ना लिखें, यहाँ पर आपको इसकी अहमियत पता चलेगी यूनिट की। अगर नहीं लिखेंगे समझ नहीं लगनी आपको करना क्या है। यूनिट लिखेंगे, क्रॉस क्रूज करेंगे, तो फिर जाकर आंसर आएगा आपके पास। तो इस क्वेश्चन में आपको इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट्स का पता चलेगा कि यूनिट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। यूनिट लिखेंगे, उनको क्रॉस करेंगे, फिर कहीं जाकर आंसर आएगा।
करें करें, वैरायटियां लगाएं। चलें ठीक है, इधर आएं जरा, मैं सॉल्व करवाता हूँ, आएं जरा। इस क्वेश्चन को क्रैक कैसे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ते हैं जनाब। टोटल लेदर रिक्वायर्ड टू मेक अ सोफा। मेक अ सोफा, अ सोफा, सोफा यूनिट है मेरा, सोफा पर यूनिट है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 230 स्क्वायर फीट पर यूनिट है ये, क्योंकि एक सोफा के ऊपर 230 स्क्वायर फीट कपड़ा लगना है, लेदर लगना है। कॉस्ट ऑफ लेदर पर स्क्वायर फीट, 230 स्क्वायर फीट कपड़ा लगना है, जबकि एक स्क्वायर फीट जो है वो 12 रुपए का। तो फाइंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सोफा, पर यूनिट फाइंड कॉस्ट ऑफ अ सोफा कह लें या फाइंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सोफा। एक सोफा के ऊपर कितना खर्चा लगना, भाई सीधी सी बात है, कितना फाइंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सोफा, यानी कि फाइंड पर यूनिट लेदर कॉस्ट ऑफ सोफा। लेदर कॉस्ट, एक सोफा के ऊपर कितना लेदर लगना है, तो भाई एक सोफा के ऊपर कितना लेदर लगता है 230 स्क्वायर फीट, और एक स्क्वायर फीट कपड़ा कितने का 12, तो मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है? अच्छा, अब ये आंसर कैसे जल्दी से आ गया, मैंने लॉजिकली सोच लिया कि भाई एक सोफा बनाने के ऊपर 230 स्क्वायर फीट लगना है और एक स्क्वायर फीट 12 का है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, सिंपल इज दैट। बात समझ आ रही? अब इसको जरा टेक्निकली करवाने लगा हूं मैं। खैर ये सोचना आसान था, समटाइम सोचना मुश्किल हो, तो फिर क्या करूंगा। मुझे फाइनल आंसर क्या चाहिए, पर यूनिट ऑफ सोफा, यानी कि मुझे आंसर प्लीज ये अब चेक करिए, अब मैं ये कैसे करने लगा हूं सॉल्व। मुझे आंसर ये चाहिए, मेरा आंसर रुपीस पर सोफा, मेरा आंसर ये है, ये रुपीस पर, मुझे ये आंसर चाहिए। मेरी बात समझ आ रही जी? अच्छा, रुपीस पर सोफा चाहिए मुझे। मेरे पास कन्वर्जन में पड़ा हुआ है 230 स्क्वायर फीट पर सोफा, किधर गया, 230 स्क्वायर फीट पर सोफा, यहां पर आ जाएगा 230, किसी एक को ले लें, या तो 230 को पिक कर सकता हूं मैं, या तो 230 को पिक सकता हूं, या मैं 12 को पिक कर सकता हूं, दोनों में से किसी एक को पिक कर ले, अब मंजिल तक पहुंचेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो 230 को पिक कर लेते हैं, 230 स्क्वायर फीट पर सोफा। मेरी बात समझ आ गई? अब ये मैंने एक रेट को पिक किया और अपना फाइनल आंसर को पिक कर लिया। अब मुझे यहां से यहां तक जाना है, यानी कि इसके साथ ऐसा क्या सलूक करूं कि ये रुपीस पर सोफा में कन्वर्ट हो जाए। चेक करें, सोफा तो मेरे पास है, सोफा तो मेरे पास है, इसकी टेंशन नहीं है। मुझे ऊपर से स्क्वायर फीट को उड़ाना है, खत्म करना है। ये कब खत्म होगा, जब स्क्वायर फीट डिनोमिनेटर में मिले और ऊपर मुझे चाहिए पैसे, तो मुझे एक ऐसा कन्वर्जन रेट चाहिए जो कि रुपीस पर स्क्वायर फीट में आए, रुपीस पर स्क्वायर फीट में आए। और ये 230 और रुपीस पर स्क्वायर फीट है, यस, रुपीस 12 पर स्क्वायर फीट में पड़ा हुआ ऑलरेडी, तो इसलिए ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 230 मल्टीप्लाई 12, तो फिर ये जाके मेरा आंसर आया। और अगर ऐसा होता, मैंने इसलिए जानबूझकर नहीं किया था कि बहुत मुश्किल चीज ना हो जाए, मैं ये भी कर सकता था, अगर मैं ये कर देता कि 12 स्क्वायर फीट पर रुपी, अब क्या करता, अब 12 स्क्वायर फीट पर रुपीस है, पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रुपीस पर स्क्वायर फीट, मुझे ये चाहिए। मेरे पास क्या पड़ा हुआ है 12 स्क्वायर फीट पर रुपीस, यानी कि उल्टा पड़ा हुआ है। तो अब मैं क्या करता, डिवाइड करता, या दूसरा 1/12 करता, सिंपल इज दैट। अब मैं डिवाइड करता, जब मैं डिवाइड करता तो ये मेरे पास बन जाता 12 स्क्वायर फीट पर रुपीस, तो डिवाइड करने के बाद फिर ये आंसर आता। ये सम टाइम सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सम टाइम अगर रेट उल्टा पड़ा होगा तो फिर डिवाइड करूंगा, ये याद रखिएगा। अगर रेट सीधा पड़ा हुआ है तो मल्टीप्लाई करूंगा, अगर वो उल्टा पड़ा हुआ है तो डिवाइड करूंगा, क्योंकि उसको रेसिप्रोकल लूंगा तो सीधा होगा। ये क्या बात समझा पाया मैं, ये वाली बात दोबारा समझाऊं ये वाली बात? हाँ, ये आगे चीजें आनी हैं, हम अभी इसलिए सीख रहे हैं
वहां पर जाके मुझे पता है मुझे फिर से दोबारा सिखाना पड़ेगा, लेकिन आप वहां पर जल्दी सीख जाओगे क्योंकि आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, माइंड में ऑलरेडी एक चीज बैठी होगी, वहां पे परेशानी हुई है हमारे साथ अब क्या हो रहा है। बात समझ आ रही है? चलो गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट कन्वर्जन, पढ़का दे। सॉल्व कर लिया? और सम टाइम ये भी डिसाइड करना होता है कि ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है क्या ये इनपुट है या आउटपुट है, क्या ये इनपुट है या आउटपुट है। चलें जी, मैं करवाता हूँ जी। अ जॉब इज रिक्वायर्ड 630 प्रोडक्टिव लेबर आवर। ये देखें, अ जॉब इज रिक्वायर्ड, आपने मुझे बस ये बताना है ये इनपुट की बात करें या आउटपुट की बात करें। एक जॉब को 630 घंटे चाहिए काम करने के लिए, 630 घंटे चाहिए। तो बताओ ये 630 को मैं इनपुट पर लिखूं, 630 को मैं आउटपुट पर लिखूं, कहाँ पे लिखूं मैं? सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लेना। 630 घंटे रिक्वायर्ड है, ये चाहिए हैं, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, तो ये आउटपुट है, इतने होंगे तो चीज़ वजूद में आएगी। तो बहुत अच्छे, ये जो 630 है ये आउटपुट में पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस बात है। इन एडिशन इट इज एंटिसिपेटेड दैट आइडल टाइम विल बी 10% ऑफ टोटल आवर पेड फॉर द जॉब। आइडल टाइम मेरे पास 10%, यानी कि 10% मैं काम नहीं करूंगा, इसका मतलब है मैं ज़्यादा वक्त लगाऊंगा, फिर 10% वेला रहूंगा ताकि 630 घंटे पूरे बन जाएं। बात समझ आ गई? तो यहाँ से मुझे टोटल लेबर आवर कैलकुलेट करने हैं, टोटल लेबर आवर कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। इसका मतलब जो 630 है ये 10% आइडल के बाद पड़ा हुआ, तो ये कितने परसेंट पर होगा? हाँ, तो हम कहेंगे 630 तुम 90 पर हो, हमें 100 पर ले जाओ, तो ये हमें 100 पर ले जाएगा। कितना आंसर आया? 700। इसका मतलब टोटल लेबर आवर कितने हैं? और याद रखिएगा हमेशा कॉस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होती है? इनपुट पर। मटेरियल कॉस्ट भी हमने इनपुट पर कैलकुलेट की थी ना, अगर आपको याद हो तो याद रखिएगा जब भी कॉस्ट की बात होगी तो कॉस्ट हमेशा इनपुट पर कैलकुलेट होता है, कॉस्ट हमेशा इनपुट पर आउटपुट पर नहीं होता। तो 700 घंटे इनपुट है, 700 घंटे में काम किए, ठीक है। टोटल आवर मेरा ये आ गया, और 1 घंटे कितने पैसे मिलेंगे? 200। तो 700 मल्टीप्लाई बाय 200 करूंगा तो 140,000 मेरे पास आंसर आ जाएगा। डन जी बच्चों, कोई प्रॉब्लम? ओके, ये हमारे पास हो गया। फिर हमारे पास मार्कअप मार्जिन आ गया। आपको पता है ये आप लोगों ने अकाउंटिंग में बहुत तगड़ा पढ़ा हुआ है, ठीक है, इन्वेंटरी के चैप्टर में तगड़ा पढ़ा हुआ है। मार्कअप प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होता है, मार्जिन प्रॉफिट ऑन सेल होता है, ये पता है ना, दोनों प्रॉफिट होते हैं। मार्कअप कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट होता है, मार्जिन सेल के ऊपर होता है। फिर इसका शॉर्टकट भी आता है ना, शॉर्टकट भी आता है, वही ये 100 वाला 60% वाला बनाना आता है ना, वो वाला कि मुझे सिखाने की जरूरत है? पक्की बात है, एक सिखा दूं, एक ये वाला सॉल्व करता हूँ, दूसरे वाला एक करवा देता हूँ ताकि तसल्ली हो जाए मुझे, ठीक है जी। हम ये करेंगे क्योंकि ये सेल है, आगे मार्कअप आ गया, रिवर्स कैलकुलेशन है ये, हम इसको शॉर्टकट से सीखेंगे। डन जी, मैं सिर्फ 2 वाला सॉल्व कर रहा हूँ, नीचे आंसर पड़े में, बाकी आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करें। मैं सिर्फ 2 वाला कर रहा हूँ। हम इसका क्या बनाएंगे? डायरेक्ट शॉर्टकट बनेंगे। शॉर्टकट कैसे बनाएंगे? ऐसे वाला, 2 तरीकों से शॉर्टकट बन सकता है, जो जैसे आपको अच्छा लगे। सेल में से कॉस्ट क्या होती है बच्चों? माइनस, तो आंसर क्या आ जाता है? प्रॉफिट। ऐसे बनते हैं इनकम स्टेटमेंट, ऐसी है, जीपी ऐसे बनता है ना, सेल माइनस कॉस्ट प्रॉफिट। डन जी। अच्छा, मेरे पास क्या गिवन है? मार्कअप। मेरे पास क्या गिवन है जी? मार्कअप। इसका मतलब प्रॉफिट किसके ऊपर पड़ा हुआ? 10% पे पड़ा हुआ है, 10% पड़ा हुआ है। अब मार्कअप प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो कॉस्ट बेस है, तो बेस क्या होती है? 100% पर।
तो अगर कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 10 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? ऑब्वियस बात है वो 110 पर होगी। ये परसेंटेज बन जाएंगी। ओके, अच्छा अब कौन सी अमाउंट गिवन है? सेल गिवन है 1500, तो सेल के सामने क्या लिख दूंगा? 1500। अब जो मर्जी फाइंड करवा लें, कॉस्ट फाइंड करवा लें वो भी डायरेक्ट फाइंड कर लूंगा, प्रॉफिट फाइंड करवाना चाहें प्रॉफिट भी डायरेक्ट फाइंड कर लूंगा। कैसे? ये देखें, मैं कहूंगा 1500 तुम किस पे पड़े हुए हो? चेक करो, 1500 तुम किस पे पड़े हुए हो? 110 पे। अगर कॉस्ट पे जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, अगर प्रॉफिट पे जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा। सिंपल इज दैट। ये वाला तरीका आता है ना, हमने यही सीखना। दूसरा तरीका इसका इक्वेशन बनाना होता है। इक्वेशन वो बड़ा लेंथी हो जाता है, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। डन हो जाएगा? ओके, ये सारे 6 सवाल करने हैं। अगर फिर भी कोई गड़बड़ हो तो कल मुझसे पूछ लीजिएगा। कल इंशाल्लाह ताला हम लास्ट टॉपिक हाइलो मेथड पढ़ेंगे। इंशाल्लाह हाइलो मेथड पढ़ेंगे और ये तकरीबन मैक्सिमम स्टार्टिंग में 15 मिनट्स में ही मैं करवा दूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम ऑफिशियली चैप्टर नंबर 1 आपका MA का हमारा स्टार्ट करते हैं। डन जी? क्लियर? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।